हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस भाई आकाश में। आज की इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इन प्रश्नों से संबंधित भी जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम के लिए, उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये सारे प्रश्न एग्जामों में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जामों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक एक प्रश्न का हम लोग यहाँ पे विश्लेषण करते हुए चलेंगे, ठीक, ताकि आप लोग अधिक गहराई से चीज़ों को जान सके। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार फिलीपींस के बाद ब्रह्मोस मिसाइल किसे निर्यात करेगी। तो भारत सरकार जो है ब्रह्मोस मिसाइल को बेच रही है। वो पूछ रहा है कि फिलीपींस को तो बेच चुकी है, इसके बाद किस देश को बेचेगी। तो ये बेचेगी इंडोनेशिया को। किसको बेचेगी? तो ये बेचेगी इंडोनेशिया को, ठीक, इंडोनेशिया को बेचेगी। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी हमारे गणतंत्र दिवस पे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे, प्रबोवो सुबियांतो, इनसे डील हुई थी। और ये प्रश्न है करंट अफेयर का प्रश्न है, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। यहीं पे ब्रह्मोस मिसाइल है, तो इसके बारे में पूछा जाता है कि इसका निर्माण किसने किया। तो ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण जो है दो लोगों ने किया, एक तो भारत किया है और रूस, इन दोनों ने मिलकर के किया है, रूस। और इसका नाम जो पड़ा है वो भारत के ब्रह्मपुत्र नदी पे और रूस के भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के किस नदी पे पड़ा है? मस्कोवा नदी। किस नदी पे? मस्कोवा नदी पे पड़ा हुआ है, ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। रूस के मस्कोवा नदी पे पड़ा हुआ है, ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका नाम कैसे पड़ा? तो भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के मस्कोवा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की बात पूछे कि ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड कितनी है? 2.8 मैक होती है। कितनी स्पीड है इसकी? 2.8 मैक। अगर आपसे पूछे कि इसकी जो मारक क्षमता कितनी है ब्रह्मोस मिसाइल की जो है, अगर आपसे पूछे मारक क्षमता इसकी कितनी है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये 290 किलोमीटर तक जा सकता है। कितना जा सकता है? तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, 290 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है, ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये हमारा सुपरसोनिक मिसाइल है। कैसा मिसाइल है? सुपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक और क्रूज मिसाइल है। अभी देखते हैं कि सुपरसोनिक मिसाइल किसे कहते हैं और क्रूज मिसाइल किसे कहते हैं। तो देखिए, सुपरसोनिक मिसाइल उसे कहते हैं जिसकी स्पीड 1 मैक से लेकर के 5 मैक के बीच में होती है। 1 से 5 मैक के बीच में होती है जिसकी स्पीड। तो ब्रह्मोस की स्पीड कितनी है? 2.8 मैक, ठीक। तो ये सुपरसोनिक मिसाइल की श्रेणी में आएगा। क्रूज मिसाइल किसे कहते हैं? जिसे दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पे, मतलब दागो और भूल जाओ सिस्टम पे आधारित है, ठीक। यहीं पे इंडोनेशिया की बात करें, अगर आपसे पूछे कि इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल है जकार्ता। क्या है इसकी राजधानी? जकार्ता। भविष्य में नूसंतारा होने वाली है। राष्ट्रपति पूछे इंडोनेशिया की कौन है, तो प्रबोवो सुबियांतो इसके राष्ट्रपति हैं। कौन है? प्रबोवो सुबियांतो इसके राष्ट्रपति हैं। तो इतनी बातें आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रबोवो सुबियांतो इसके क्या है? राष्ट्रपति हैं। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करेगी, तो वो इंडोनेशिया को निर्यात करेगी। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। हमने बताया इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। और इसके जो है राष्ट्रपति कौन है? प्रबोवो सुबियांतो। इनसे डील हुई है। अभी गणतंत्र दिवस पे हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। स्पीड कितनी है इसकी? 2.8 मैक। निर्माण किसने किया? भारत और रूस ने मिलकर के निर्माण किया। नाम पड़ा भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के मस्कोवा नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा। मारक क्षमता 290 किलोमीटर है और इसकी स्पीड 2.8 मैक है। और ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है हमारी। सुपरसोनिक की मिसाइल किसे कहते हैं? जिसकी स्पीड 1 से 5 मैक के बीच में होती है। और क्रूज मिसाइल किसे कहते हैं? जो दागो और भूल जाओ सिस्टम पे आधारित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न था जो एकदम धुआंधार था। अगला प्रश्न है किससे है? बायो से है। बायो से क्या कह रहा है? अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि लुई पाश्चर किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं। तो लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका खोजा था। किसका टीका खोजा था? रेबीज का टीका खोजा था। जब कुत्ते काटते हैं तो रेबीज का टीका लगाया जाता है। रेबीज का टीका का खोज किया था। अब देख लेते हैं हमारे कुछ जो है दिग्गज टीका की खोजकर्ता जो हमारे पास हैं। अगर आपसे पूछे, जो एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आपसे पूछे कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो चेचक की टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि पिलिसलिन की खोज किसने की थी, पिलिसलिन की खोज किसने की थी,
तो पेनिसिलिन के बारे में भी पूछा जाता है। ये कोई टीका नहीं है, ये दवाई है, तो एंटीबायोटिक दवाई है। तो इसकी खोज किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका खोज किया था। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। अगर आपसे पूछे इंसुलिन की खोज किसने की थी, इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन कोई टीका नहीं है, ये हार्मोन है। इंसुलिन अगर आपसे पूछे कि हार्मोन की खोज किसने की थी, इंसुलिन हार्मोन की खोज के बारे में पूछे तो इसकी खोज करता है एफ बेंटिंग। कौन है? एफ बेंटिंग। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, एफ बेंटिंग इसकी खोज करते हैं। अभी आगे हम लोग इंसुलिन हार्मोन के बारे में थोड़ी एक प्रश्न में बताएंगे आप लोग को क्या होता है इंसुलिन। अगर आपसे पूछे पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, पोलियो के टीके की खोज, ये टीका है, पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो जोनास साल्क ने खोजा था। किसने? जोनास साल्क ने इसके टीके की खोज की थी। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बात और आप लोग बताएंगे, अभी एक करंट का प्रश्न है, कैंसर का टीका रूस ने बना लिया है। कैंसर का टीका किसने बनाया है? रूस ने बनाया है। किसने बनाया है? रूस ने बना लिया है कैंसर का टीका। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है mRNA। इसका नाम है, क्या है? mRNA इसका नाम है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ऐसे स्मॉल m रहेगा, R कैपिटल रहेगा, N और A। mRNA किसका टीका है? तो ये जो है कैंसर का टीका अभी रूस ने विकसित कर लिया है mRNA। और ये कह रहा है कि हम अपने देश के नागरिकों को लगाना भी शुरू कर देंगे, ये रूस वाला कह रहा है। तो ये करंट अफेयर का ये प्रश्न था, इसे भी आप लोग कॉपी में खींच लेंगे। ठीक, तो हमने अभी तक क्या बताया आपसे कि लुई पास्चर किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? तो लुई पास्चर जी क्या किए थे? रेबीज का टीका खोज किए थे। पोलियो का टीका किसने खोज किया था? जोनास साल्क ने। अभी रूस वाला जो है वो कैंसर का टीका खोज लिया। किस चीज का? कैंसर का टीका खोज लिया रूस वाला। और इसका नाम क्या है? mRNA उसका नाम है। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे, ये करंट अफेयर से महत्वपूर्ण प्रश्न था। किसका? करंट अफेयर। बीच बीच में आपको करंट अफेयर के प्रश्न भी बताए जाएंगे। ठीक, चेचक का टीका किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर। एग्जाम में कई बार छपा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, और पेनिसिलिन की खोज इंपॉर्टेंट है, इसको किसने खोजा था? तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। और इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो एफ बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। याद रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है, इंसुलिन के बारे में भी आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न फिर हमारा है महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंडियन जियोग्राफी में इसको पढ़ेंगे, रेलवे वगैरह के बारे में। भारतीय रेलवे में कितने जोन है? तो ये भी अभी करंट अफेयर का प्रश्न है। अभी इसका उद्घाटन किया गया मोदी जी के द्वारा। भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन है। पहले से अभी आप लोग पढ़ते आ चुके हैं, लेकिन इसका मुख्यालय भी विशाखापत्तनम को बनाया गया है। तो नवीन कौन सा 18 रेलवे जोन है? और 18वां नंबर का कौन है? ये दक्षिण तटीय रेलवे जोन बना है। कौन? दक्षिण तटीय रेलवे बना है। ठीक, नवीनतम रेलवे जोन। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि इस दक्षिण तटीय रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम में। कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। ये कभी कभी रेल जोन और उसके क्या बोलते हैं, उसके हेडक्वार्टर के बारे में पूछा जाता है। इसका उद्घाटन किसने किया? अभी हाल ही में 2025 में इसका उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? मोदी जी ने किया है। ये करंट अफेयर का भी प्रश्न अभी बना था। ठीक, तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि भारत में रेलवे डिवीजन कितना है, ठीक, अगर आपसे पूछे कि भारत में हमारे पास रेलवे डिवीजन, रेलवे जोन के अंतर्गत रेलवे डिवीजन आते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत में रेलवे डिवीजन कितने हैं, रेलवे डिवीजन की बात करें भारत में कितने हैं, तो कुल रेलवे डिवीजन हमारे पास 69 है। और नवीन अभी रेलवे डिवीजन कौन बना है, ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो वो जम्मू रेलवे डिवीजन बना है। कौन? जम्मू रेलवे डिवीजन ये नया बना है। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक, जम्मू रेलवे डिवीजन। अभी यहाँ पे एक और करंट अफेयर का प्रश्न ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि संज्ञान नामक ऐप किसने लॉन्च किया, संज्ञान नामक ऐप किसने लॉन्च किया, तो ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने, आरपीएफ ने लॉन्च किया संज्ञान नामक ऐप। करंट अफेयर का प्रश्न है। और नवीनतम जो है रेलवे डिवीजन, ये भी करंट अफेयर की प्रश्न है। और जो है ये चलिए रिवीजन करते हैं कि भारत में कितने रेलवे जोन है, तो 18 रेलवे जोन है। करंट अफेयर में अभी बना है, ये 2025 का प्रश्न है।
और दक्षिण तटीय रेलवे जोन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और जो है विशाखापत्तनम में, मुख्यालय विशाखापत्तनम में। और इसका उद्घाटन किसने किया, नरेंद्र मोदी ने किया, ये आप लोग याद रखेंगे। और रेलवे डिवीजन 69 है, और नवीनतम रेलवे डिवीजन कौन बना है, वो जम्मू रेलवे डिवीजन बना है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। करंट अफेयर का प्रश्न है, करंट अफेयर से प्रश्न है। संज्ञान ऐप किसने जारी किया, तो वो आरपीएफ ने जारी किया। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को जरूर लाइक करेंगे, इससे हमको मोटिवेशन होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको वहां पे मिलेगा। अगला प्रश्न है कि खमीर का उपयोग ब्रेड बनाने में किस प्रकार किया जाता है, तो साइंस का प्रश्न है। यहाँ पे क्लास की खास बात यह है कि इसमें जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का आपका रिवीजन हो जाएगा। खमीर का प्रयोग जो है ब्रेड बनाने में किस प्रकार किया जाता है, तो इसमें जो है किण्वन के रूप में किया जाता है। ये जो है खमीर का प्रयोग किण्वन के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, किण्वन के लिए किया जाता है, इससे होता है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि यहीं पे कुछ एडिशनल पर, अगर आपसे पूछे कि अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है, अल्कोहल का जो निर्माण है इसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, तो अल्कोहल का निर्माण भी इसमें खमीर का प्रयोग किया जाता है। किसमें, क्या चीज का प्रयोग किया जाता है, खमीर। इसमें इसको क्या बोलते हैं, इसको ईस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईस्ट। अल्कोहल के निर्माण में, तो ये भी साइंस से महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है कि अल्कोहल का निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है। किण्वन के बारे में कुछ उदाहरण के बारे में पूछता है एग्जाम में। अगर आपसे पूछे किण्वन के उदाहरण बता दो क्या क्या है, तो उदाहरण किण्वन के कुछ उदाहरण के बारे में आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। उदाहरण किण्वन की क्या क्या है, जैसे अगर आपसे पूछे कि दूध का खट्टा होना, तो ये इसमें किण्वन की वजह से होता है। दूध का खट्टा होना ये किण्वन की वजह से ही होता है। और एक और एग्जांपल, गीले आटे का क्या होना, खट्टा होना। गीले आटे का क्या हो जाना, खट्टा होना, ये भी किस वजह से होता है, खट्टा होना, ये भी किण्वन की वजह से होता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखिएगा। ठीक, खमीर का उपयोग ब्रेड बनाने में किस प्रकार से किया जाता है, तो वो किण्वन के लिए प्रयोग किया जाता है। खमीर का उपयोग किसके लिए, किण्वन के लिए प्रयोग किया जाता है। और अल्कोहल के निर्माण में भी किण्वन का प्रयोग किया जाता है, खमीर का प्रयोग किया जाता है, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। किण्वन की कुछ उदाहरण है, जैसे दूध का खट्टा होना किण्वन का उदाहरण है, और गीले आटे का भी खट्टा होना, ये भी किण्वन के एग्जाम्पल हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि LIGO इंडिया परियोजना किससे संबंधित है, तो ये गुरुत्वाकर्षण तरंगों की पर अनुसंधान के लिए इस योजना को लाया गया था। तो यहाँ पे नोट करेंगे, गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर किसके लिए, अनुसंधान के लिए इसको खोजा गया था, अनुसंधान के लिए। और ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न रेलवे एग्जाम में पूछा गया है। ये प्रश्न सारे इसमें, इस क्लास के जितने भी प्रश्न हैं सभी रेलवे एग्जाम से लिए गए हैं, सारे रेलवे के एग्जाम से लिए गए हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और गुरुत्वाकर्षण तरंगों पे अनुसंधान के लिए, यहीं पे गुरुत्वाकर्षण, यहाँ पे हम लोग देखते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में प्रश्न पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत देने वाले हैं वो न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। न्यूटन का एक पुस्तक है जिसका नाम है प्रिंसिपिया में क्या किया, न्यूटन ने इसका उल्लेख किया है। इसका उल्लेख किया है। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, कहाँ पे उल्लेख मिलता है, तो इसका किस में उल्लेख मिलता है, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में न्यूटन ने इसका उल्लेख किया। अगला प्रश्न गुरुत्वाकर्षण की तरंग, ये हो गया। अगर आपसे पूछे कि जो है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हो गया, और गुरुत्वाकर्षण का अगर आपसे पूछे नियतांक की खोज किसने की, गुरुत्वाकर्षण के नियतांक की खोज किसने की, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की खोज किसने किया था, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये खोज किए थे, कौन किए थे, ये खोज किए थे हेनरी कैवेंडिश ने। किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने इसका खोज किया था। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कितना होता है, तो 6.674 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति, कितना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। कितना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, इसका क्या होता है, नियतांक होता है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए
LIGO इंडिया योजना किससे संबंधित है? तो ये गुरुत्वाकर्षण तरंगों पे अनुसंधान से संबंधित है। ठीक, ये सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया न्यूटन ने दिया था। न्यूटन की अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में इसका उल्लेख किया। गुरुत्वाकर्षण अनुसंधान का मतलब होता है खोज, रिसर्च। अनुसंधान का मतलब क्या होता है? रिसर्च। ठीक, और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जबकि पूछे गुरुत्वाकर्षण का नियतांक किसने खोजा था? तो ये हेनरी कैवेंडिश ने खोजा था। हेनरी कैवेंडिश ने, ये कितना होता है? 6.674 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, इसका क्या होता है? नियतांक होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का नाम क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो वर्तमान महासचिव है उनका नाम है एंटोनी गुटारेस। क्या नाम है? एंटोनी गुटारेस। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखिए। कभी कभी ये पूछा जाता है किस देश के रहने वाले हैं? तो ये पुर्तगाल के रहने वाले, पुर्तगाल के। वर्तमान ये सेकंड इनका कार्यकाल है। ये सेकंड कार्यकाल के लिए आए हैं, दोबारा इलेक्टेड हुए हैं। ठीक, ये निर्वाचित नियुक्त हुए हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इसके पहले महासचिव कौन थे? पहले महासचिव कौन थे? तो इसके पहले महासचिव थे ट्रिगवेली। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ट्रिगवेली पहले महासचिव हैं यूएनओ के, संयुक्त राष्ट्र संघ इसे बोलते हैं, यूएनओ। और इसके पहले महासचिव हैं ये नॉर्वे के रहने वाले। अगर आपसे पूछे यूएनओ के बारे में, इसकी स्थापना पूछा जाता है। स्थापना अगर आपसे पूछे कब हुआ था, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में। अगर आपसे पूछे कि इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और मैनहट्टन द्वीप पे है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ये भी पूछा गया मैनहट्टन द्वीप पे क्या है, इसका जो है मुख्यालय है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक, अगला बात आप लोग को ये याद रखना है यहाँ से, मैनहट्टन द्वीप पे इसमें सदस्य कितने हैं? इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो 193 सदस्य देश हैं। और नवीन जो सदस्य देश है इसका कौन है? तो वो है दक्षिणी सूडान। क्या है? दक्षिणी सूडान इसका नवीन देश है। और इसका राजधानी क्या है दक्षिणी सूडान की? जुबा है। अगर आपसे पूछे कि यूएनओ में अंग कितने हैं, यूएनओ के 6 अंग होते हैं। तो ये सभी बातें आप लोग को याद रखना है। हमने क्या बताया कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का नाम क्या है? एंटोनियो गुटारेस इनका नाम है। क्या है? एंटोनियो गुटारेस पुर्तगाल के रहने वाले हैं। कार्यकाल इनका सेकंड है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली थे और कहाँ के रहने वाले थे? नॉर्वे के रहने वाले हैं। नॉर्वे की राजधानी अगर आपसे पूछ ले क्या है? ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। वहीं से शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? अमेरिका में पड़ता है। ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें सदस्य कितने? 193 सदस्य हैं। और इसमें नवीन सदस्य देश कौन है? तो दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान की राजधानी हमने बता दिया कहाँ पे? जुबा है। और इसके अंग कितने होते हैं? 6 अंग होते हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक आनुवांशिकी का जनक, विज्ञान और उसकी कुछ शाखाओं के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके जनक के बारे में भी पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पे इस प्रश्न को देख लेते हैं इसमें कितना है दम। देखिए, अगर आपसे पूछे कि यूनानी चिकित्सा के जनक किसे माना जाता है? यूनानी चिकित्सा के जनक किसे माना जाता है? चिकित्सा। अगर आपसे पूछे कि यूनानी चिकित्सा के जनक किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है हिप्पोक्रेटस को। किसको माना जाता है? हिप्पोक्रेटस को। अब जो मेडिकल के स्टूडेंट जो शपथ लेते हैं, तो वो जो शपथ होता है ना, वो भी किसका होता है? वो शपथ लेता है वो हिप्पोक्रेटस के द्वारा, हिप्पोक्रेटस का ही शपथ लेते हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। वो अगर आपसे पूछे कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भैया, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अरस्तु को। किसे कहा जाता है? अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक आप लोग बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जो जनक है वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे एक चीज और आप लोग, हाँ, कंप्यूटर का आप लोग बता दीजिए। कंप्यूटर का अगर आपसे पूछे कि जनक किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर का जनक जो है वो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग को याद रखनी है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए
चलिए रिवीजन करते हैं कि आधुनिक, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था और किससे प्रश्न था, तो बायो साइंस से प्रश्न था। तो यहाँ पे क्लास में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का रिवीजन आपको करवा दिया जाएगा। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है, तो मेंडल भाई साहब को आधुनिक अनुवांशिकी का जनक माना जाता है। यूनानी चिकित्सा पूछे तो हिप्पोक्रेटस होते हैं यूनानी चिकित्सा के जनक, और मेडिकल के स्टूडेंट इन्हीं का शपथ दिलवाया जाता है। इतिहास का जनक कौन है, हेरोडोटस है। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु भाई साहब हैं। अगर अर्थशास्त्र के जनक पूछे कौन है, तो एडम स्मिथ हैं अर्थशास्त्र के जनक, और कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज जी हैं। अगला प्रश्न है मुद्रा और राजधानी, ये कभी एग्जाम में पूछा जाता है, अभी भी पूछा जाता है कि मुद्रा और कौन सी देश की मुद्रा क्या है, उसकी राजधानी क्या है। जैसे सिंगापुर की राजधानी आपके सामने है, तो सिंगापुर की जो राजधानी होती है ना, कैसे कैपिटल, तो ये होता है सिंगापुर सिटी। क्या होता है, सिंगापुर सिटी सिंगापुर की राजधानी होती है। अगर इसकी मुद्रा पूछे, एम फॉर मनी या फिर मुद्रा, तो यहाँ पे मुद्रा क्या चलता है, डॉलर चलता है। ये बात हम लोग समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे अगला देश कंबोडिया का बता दीजिए। कंबोडिया, कंबोडिया की अगर कैपिटल पूछे तो नोम पे होती, क्या होती है, नोम पेन, इसकी क्या होती है, कैपिटल होती है। अगर मुद्रा पूछ ले यहाँ पे, मुद्रा क्या होती है कंबोडिया की, तो रियल यहाँ की मुद्रा होती है। क्या होती है, रियल यहाँ की मुद्रा होती है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कौन सा देश देखेंगे, कतर का देखेंगे। कतर, कतर अगर आपसे पूछे कतर की राजधानी क्या होती है, के फॉर कैपिटल यानी कि राजधानी, तो ये होती है दोहा। दोहा यहाँ की राजधानी होती है। अगर यहाँ पे मुद्रा पूछे, एम फॉर मनी यानी कि मनी मनी मनी, दोहा यहाँ की राजधानी, और मुद्रा पूछे तो मुद्रा यहाँ की होती है रियाल। क्या होती है, मुद्रा यहाँ पे क्या होती है, रियाल होती है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं पे सीरिया की बात कर लें, यहाँ पे कतर, सीरिया की बात करें, सीरिया, सीरिया अगर आप पे पूछे यहाँ की राजधानी क्या है, तो सीरिया की राजधानी है दमिश्क। क्या है, दमिश्क यहाँ की राजधानी। मुद्रा पूछ ले सीरिया की क्या है, तो यहाँ की मुद्रा जो है पाउंड चलता है। क्या चलता है, पाउंड। ठीक, इतनी बातें, इतनी देश और उनकी मुद्राओं के बारे में आप लोग जरूर याद रखेंगे। बढ़ते हैं कि सिंगापुर की राजधानी क्या है, तो सिंगापुर सिटी है। मुद्रा पूछे तो डॉलर। ठीक, कतर की राजधानी क्या है, दोहा है। मुद्रा क्या है, रियाल। और सीरिया की राजधानी हमने बताया दमिश्क है। मुद्रा क्या है, पाउंड। क्या है मुद्रा, पाउंड। और कंबोडिया की राजधानी क्या हमने बताया, नोम्पे, और इसकी मुद्रा क्या है, रियल। ठीक, ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। आप लोग जरूर इन प्रश्नों को याद रखेंगे, क्योंकि आए दिन एग्जामों में देश और उनकी राजधानियां और उनकी मुद्राओं के बारे में पूछा जाता है। ऐसे देश का पूछेगा जो आप लोग कभी सुने नहीं होंगे। ठीक, तो इसी वजह से आप लोग डेली क्लास में आते हैं तो यहाँ पे 2-4 देशों की राजधानी मुद्रा हमेशा बताई जाती है, जिससे आप लोग को याद रहेगा। ठीक, कौन कौन से गैस रंगहीन और गंधहीन होते हैं, तो इस तरह के भी प्रश्न पूछा जाता है, जो कि केमिस्ट्री से साइंस में पूछता है। तो रंगहीन और गंधहीन गैस कैसे होते हैं, जैसे आपसे पूछे ऑक्सीजन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ऑक्सीजन जिसे हम लोग सांस में लेते हैं, तो ये भी रंगहीन और गंधहीन होता है। और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी रंगहीन और गंधहीन ही होता है। उसके बाद हाइड्रोजन भी आप लोग जानते होंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी, हाइड्रोजन के गुब्बारे आते हैं, ये भी रंगहीन और गंधहीन होता है। हीलियम के भी गुब्बारे आते हैं, हीलियम, हीलियम ये भी क्या होता है, रंगहीन और गंधहीन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, तो ये कुछ गैसें होती हैं जो रंगहीन और गंधहीन होती हैं। तो अगर आपसे पूछे इस तरह से, इस तरह का ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न होता है कि इसमें से ऑप्शन में कौन सा सही आप लोग को मिल सकता है, इस तरह के प्रश्न होते हैं। जैसे फलों को पकाने के लिए अगर कुछ गैसों की बात करें, अगर ये पूछा जाता है फलों के पकाने में कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं, फलों को पकाने में कौन सा गैस प्रयोग होता है, यहाँ पे एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। कभी कभी एसिटिलीन भी मिल सकता है, उससे भी फल पक जाएगा। ज्वाला गैस किसे कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछा गया है। ज्वाला, ज्वाला गैस जो जलाने में सहायक होती है, जो गैस बिल्डिंग में प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे 2 ऑक्सी एथिलीन एसिटिलीन गैस होता है। क्या होता है वो, ऑक्सी एसिटिलीन गैस होता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन को क्या बोलते हैं, इसे ज्वाला गैस बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे अगर आपसे पूछे गैसोलीन किसे कहते हैं, गैसोलीन किसे कहते हैं, तो भैया गैसोलीन जो है ये पेट्रोल को बोलते हैं। किसे बोलते हैं, पेट्रोल को क्या होते हैं,
पेट्रोल को क्या कहते हैं? गैसोलीन कहा जाता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, केमिस्ट्री के प्रश्न है, सभी महत्वपूर्ण है। देखिए कौन कौन से गैस रंगहीन और गंधहीन होते हैं? तो ऑक्सीजन भी रंगहीन और गंधहीन होता है, नाइट्रोजन भी रंगहीन और गंधहीन होता है, हाइड्रोजन भी, हीलियम भी, और कार्बन मोनोऑक्साइड CO इसका फार्मूला है। ठीक, फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग करते हैं। फलों को पकाने, ज्वाला गैस किसे कहते हैं? ऑक्सी गैस को ज्वाला गैस कहते हैं। इसको गैस बिल्डिंग में प्रयोग करते हैं। किस में प्रयोग करते हैं? गैस बिल्डिंग में प्रयोग करते हैं। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, बिल्डिंग में प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछे पेट्रोल को क्या कहते हैं, तो गैसोलीन कहते हैं। पेट्रोल का जो माप होता है वो ऑक्टो नंबर में करते हैं। किस में? ऑक्टेन नंबर में करते हैं। ठीक, ऑक्टेन नंबर में इसकी माप करते हैं। तो ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है, फिर साइंस से है, कह रहा है कि ग्लूकोमीटर का उपयोग किसे मापने में करते हैं? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया। ग्लूकोमीटर आप लोग नहीं देखे हैं, जो शुगर को मापने के लिए किया जाता है। ऐसे पिन होता है, उसमें ऐसे पिन किया जाता है, उसके बाद थोड़ा सा ब्लड लेकर के उसको शुगर का माप किया जाता है। अक्सर मेडिकल स्टोर वाले लिए होते हैं, या फिर कई लोगों के घर में जिसमें जहाँ पे शुगर के पेशेंट होते हैं वहाँ पे भी ये होता है, उन लोग के घर में भी होता है। तो ये रक्त में शर्करा की माप करते हैं। किसमें? रक्त में शर्करा को मापते हैं। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। रक्त शर्करा मतलब होता है शुगर, चीनी, उसकी माप करते हैं रक्त में। अब बात करते हैं इसमें ग्लूकोमीटर से अगर आपसे पूछे जांच किस चीज़ के करते हैं, तो ये डायबिटीज या फिर शुगर की जांच करते हैं। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। तो शुगर को ही क्या कहते हैं? मधुमेह कहते हैं हिंदी में। इसको क्या कहते हैं? मधुमेह, या फिर इसे डायबिटीज बोलते हैं। ठीक, डायबिटीज, इसकी जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि ये मधुमेह में कौन सा अंग प्रभावित होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये में इसमें जो है मधुमेह में इंसुलिन प्रभावित होता है। इंसुलिन हार्मोन जो है, इंसुलिन जो है हार्मोन, अभी हमने बताया कि इंसुलिन हार्मोन के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो इंसुलिन हार्मोन क्या होता है? प्रभावित होता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इंसुलिन हार्मोन, अगर आपसे पूछे कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है, इस शरीर के किस भाग से इसका स्राव होता है, तो ये अग्नाशय से स्राव होता है। कहाँ से? अग्नाशय से इसका स्राव होता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अग्नाशय, अग्नाशय से इसका क्या होता है? स्राव होता है। इंसुलिन हार्मोन की बात करें, अगर इस इंसुलिन हार्मोन का अल्प स्राव हो रहा है, क्या हो रहा है? अल्प स्राव। अल्प का मतलब होता है थोड़ा। अगर आपसे पूछे कि इसका जब अल्प स्राव होता है, कौन सा रोग होता है, तब होगा क्या होगा? मधुमेह होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसका अतिस्राव होता है, अतिस्राव मतलब अधिक स्राव, अगर आपसे पूछे कि इंसुलिन का अधिक स्राव हो रहा है, तो इसमें कौन सा रोग होगा? तो इसमें हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया रोग होगा, इतनी भारी रोग। ठीक, तो हाइपोग्लाइसीमिया इसमें रोग होता है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हमने क्या बताया कि ग्लूकोमीटर का उपयोग किसे मापने में करते हैं, तो इसमें रक्त में शुगर लेवल को मापने में करते हैं कि बढ़ा है कि घटा है। घटता है तो भी दिक्कत करता है, बढ़ता है तो भी दिक्कत करता है, नॉर्मल होना चाहिए। और जांच इसमें क्या करते हैं, तो इसकी जांच को ही मतलब ग्लूकोमीटर से किस चीज़ की जांच करते हैं, तो मधुमेह की जांच करते हैं, जिसे डायबिटीज बोला जाता है। इसमें प्रभावित क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन क्या होती है? प्रभावित हो जाती है। अगर अधिक स्राव हो जाता है तो मधुमेह हो जाता है, ये इसका भी दिक्कत होता है। और अतिस्राव होता है, क्या होता है? तो इसमें हाइपोग्लाइसीमिया, अल्पस्राव, अतिस्राव, हाइपोग्लाइसीमिया, हाँ सही तो है। तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। और स्राव कहाँ पे होता है? अग्नाशय ग्रंथि से इसका स्राव होता है। ठीक, मिक्स ग्रंथि है। अगर आपसे पूछे क्रिकेट विश्व कप करंट अफेयर का प्रश्न है, और बहुत ही दुखद प्रश्न है। भारत इसमें विश्व कप हार गया था 2023 में, आप लोग जानते होंगे, अगर क्रिकेट के फैन हैं तो जानते ही होंगे। तो ये पूछा जा रहा है मेजबानी किसने की थी, मेजबानी का मतलब आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो इसका आयोजन आप सभी जानते हैं भारत में हुआ था। भारत में मोटेरा स्टेडियम में होता है, जिसका नाम अभी हो गया क्या? नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। इसका नाम मोदी जी ने बदल दिया है, मोदी जी ने इसका नाम बदल दिया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है, स्टेडियम हो गया है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगला बात आप लोग को ध्यान रखना है, ये स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि कहाँ पे है? गुजरात की किस जगह पे है? तो वो अहमदाबाद में है। कहाँ पे? ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, हो सकता है पूछ ले कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे? अहमदाबाद, गुजरात में। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप लोग को क्या याद रखना है? ये तो हो गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात। और अगली बात क्या आप लोग को ध्यान रखना है? अगली बात यहाँ से, हाँ, अगर आपसे पूछे कि किसके बीच में हुआ था,
तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। किसके बीच में? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, जिसमें विजेता अगर आपसे पूछे कौन था तो विजेता आपका ऑस्ट्रेलिया था, और उप विजेता कौन बना था? उप विजेता कौन था? तो अपना भारत इसे हार गया था। काफ़ी दुखद बात है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें भारत क्या हो गया था? हार गया था। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत हार गया था। चलिए, हाँ, इसका आयोजन बता दीजिए। जो विश्व कप है ना, इसका आयोजन पूछा है एग्जाम में, कितने वर्ष पे होता है? तो आप लोग बताएंगे आयोजन इसका 4 वर्ष पे होता है, प्रति 4 वर्ष पे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने किया था? भारत किया था। भारत के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में से खेला गया था, जो कि अहमदाबाद गुजरात राज्य में है, और इसका आयोजन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। इसका विजेता ऑस्ट्रेलिया होता है और उप विजेता भारत होता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आयोजन 4 वर्ष में एक बार होता है। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध है। शैलाश्रय मतलब चित्रकारी बना है शैलों पे, इसके लिए प्रसिद्ध है। शैलाश्रय के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक, अब भीमबेटका को अगर आपसे पूछे कि इसको विश्व विरासत धरोहर कब बनाया गया था? ये विश्व विरासत धरोहर भी विश्व विरासत की सूची में भी शामिल है। तो 2003 में इसे विश्व विरासत स्थल बनाया गया। हमारे पास कुल विश्व विरासत स्थल कितने हैं? विश्व धरोहर स्थल कुल कितने हैं हमारे पास? कुल विश्व धरोहर कहाँ कितने हैं? तो 43 विश्व धरोहर है, और सबसे नया वाला विश्व धरोहर अभी 43 नंबर का कौन बना है? तो हमने कल ही बताया था, मोइदम बना है। मोइदम कहाँ के है? असम में ये है। असम का अहोल राजवंश का क्या है? कब्र है मोइदम। मध्य प्रदेश में कुछ और चीज़ें हैं फेमस, जैसे अगर आपसे पूछे खजुराहो मंदिर कहाँ पे है? खजुराहो मंदिर कहाँ पे है? तो वो भी मध्य प्रदेश में है। 64 योगिनी मंदिर कहाँ पे? 64 योगिनी मंदिर कहाँ पे है? तो 64 योगिनी मंदिर भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि अशरफी महल कहाँ पे है? अशरफी महल कहाँ पे है? तो अशरफी महल जो है मध्य प्रदेश में ही भी है। कांदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे है? ये भी मध्य प्रदेश में है। कांदरिया, ये सभी पूछा गया एग्जाम में। कांदरिया महादेव मंदिर भी कहाँ पे है? महादेव मंदिर भी कहाँ पे है? तो ये सभी मंदिरें जो है मध्य प्रदेश में हैं। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। कुछ भी पूछ सकता है, तो महत्वपूर्ण है, इतने इंपॉर्टेंट है जो एग्जामों में पूछे गए हैं। बहुत एग्जाम में पूछे। खजुराहो मंदिर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कांदरिया महादेव भी मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, हमने क्या बताया कि मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है, और ये रेलवे के एग्जाम में ये सभी प्रश्न पूछे भी गए हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं सभी रेलवे के एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो देखिए, ये शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध है और विश्व विरासत स्थल इसे 2003 में घोषित किया गया था। और कुल विश्व विरासत स्थल हमारे पास वर्तमान समय में करंट अफेयर का प्रश्न है 43 है, और नवीनतम जो है करंट अफेयर का प्रश्न मोइदम असम का है। ठीक, खजुराहो मंदिर पूछ ले कहाँ पे? ये भी मध्य प्रदेश में। 64 योगिनी मंदिर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अशरफी महल कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कांदरिया महादेव मंदिर भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक गति के निकाय में अनिवार्य रूप से क्या होता है? जब कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, अगर वो गति कर रहा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? साइंस का प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, साइंस का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये रेलवे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें गतिज ऊर्जा होती है। कैसी ऊर्जा होती है भैया? गतिज ऊर्जा होती है। ठीक, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला भी आप याद रखेंगे, 12mv² इसका फार्मूला होता है। इसके उदाहरण कुछ पूछे जाते हैं कि गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल बता दीजिए। गतिज ऊर्जा के कुछ एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, जैसे गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल जैसे बहते हुए जल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बहते हुए जल में, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि बहते हुए जल में कौन सी जो है ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न अगर आप आपसे पूछे खींचा हुआ धनुष में कौन सी ऊर्जा होती है? खींचा हुआ धनुष, इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो खींचे हुए धनुष में भी गतिज ऊर्जा होती है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये गतिज ऊर्जा हो गया। एक होता है इसी का
स्थितिज ऊर्जा होता है। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु के स्थिति विशेष के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। आइए चलिए उस स्थितिज ऊर्जा का सूत्र देखते हैं। तो इसका सूत्र होता है mgh, इसका सूत्र होता है mgh, इसका सूत्र होता है। और एग्जाम्पल पूछ ले तो इसमें जो है दबी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? दबी। ये दोनों एग्जाम में प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। दबी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है और दूसरा वाला स्थितिज ऊर्जा होती है, और दूसरा जो चाबी भरी हुई जो घड़ी होती है ये पूछा जाता है। कोई घड़ी, उसमें चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, ये एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल इसके हैं, तो फेमस एग्जाम्पल हैं। स्थितिज ऊर्जा के भी फेमस एग्जाम्पल कौन है? दबी हुई स्प्रिंग और चाबी भरी हुई घड़ी। चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। और गतिज ऊर्जा 12mv² फार्मूला, बहते हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। और खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा होती है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। नोबेल शांति पुरस्कार किसे चुना गया है? तो ये करंट अफेयर का प्रश्न है, करंट अफेयर। और नोबेल, इसमें नोबेल हम लोग 2025 की बात कर रहे हैं। अभी नोबेल 2025 में किसे दिया गया है उसकी बात करेंगे, ठीक। 2025 में नहीं यार, 2024 में किसे मिला है उसकी बात करेंगे, ठीक। तो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जैसे अभी नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वो शांति वाला जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे से दिया जाता है। कहाँ से? ओस्लो से दिया जाता है। कहाँ से? ओस्लो से दिया जाता है। और ओस्लो किसकी राजधानी है? अभी हमने बताया कि ये नॉर्वे की राजधानी है। कहाँ से? नॉर्वे। नियोन हिंडाल्कियो समूह को दिया गया है ये वाला नियोन हिंडाल्कियो समूह को ये दिया गया। और नियोन हिंडाल्कियो समूह जो कहाँ का है? ये जापान का है। तो इस बार इसे दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब आपको इम्पोर्टेंट सवाल है, अभी इस बार अगर आपसे पूछे कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, साहित्य का नोबेल इस बार किसे मिला है, तो वो हांगकांग को मिला है। किसे मिला? हांगकांग को मिला है। हांगकांग कहाँ पे है? ये दक्षिण कोरिया की है हांगकांग, ठीक। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे भौतिकी का नोबेल किसे मिला इस बार, भौतिकी का नोबेल किसे मिला है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे जॉन हॉपफील्ड किसे मिला है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, जॉन हॉपफील्ड। ये हम लोग बार बार पढ़ेंगे जिससे आप लोग को याद हो जाएगा। जॉन हॉपफील्ड और एक जेफरी हिल्टन को मिला है। किसे? दो लोगों को, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिल्टन को मिला है, ठीक। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे रसायन का नोबेल किसे मिला है, रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे डेविस, ये तीन लोगों को मिला है। डेविस बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हसबिन को मिला है। किसे? डेमिस हसबिन, तीन लोगों को मिला है। तो ये बार बार पढ़ेंगे तभी आपको याद हो जाएगा और बार बार एग्जाम में बताया जाएगा, यहाँ पे क्लास में बताया जाएगा। डेमिस हसबिन को मिला है, हसबिस, ठीक। तो इतनी चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए, हमने क्या बताया कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, तो निहोन हिंडाल्कियो समूह को चुना गया, जो कि कहाँ का समूह है? जापान का है। ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है, ठीक। अगर आपसे पूछे कहाँ से दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी जो है ओस्लो से दिया जाता है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार इस बार किसे मिला? हांगकांग को मिला, दक्षिण कोरिया की संस्था है। अगर आपसे भौतिकी का नोबेल दो लोगों को मिला, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिल्टन को मिला है। रसायन का नोबेल पुरस्कार डेविस बेकर, जॉन जंपर और डेविस हसबिस को मिला, ठीक। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप लोग को यहाँ पे ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। यहाँ पे अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट बताएंगे। कौन बताएंगे? एनी बेसेंट बताएंगे। कब बनी थी? तो 1917 में। कौन सा अधिवेशन था? तो कोलकाता अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में। अगर आपसे पूछ ले पे, अगर आपसे पूछे कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ ले, अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली भारतीय जो है महिला अध्यक्ष कौन थी, तो हो जाएगा वो सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, ठीक।
तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कब बनी थी? 1925 में। और कहाँ का अधिवेशन था? तो वो कहाँ का? कानपुर अधिवेशन था। कहाँ का? कानपुर में अधिवेशन था, वहाँ की अध्यक्ष बनी थी। और इनके जयंती पे ही 13 फरवरी को क्या मनाते हैं? 13 फरवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, अगर आपसे पूछे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी बने थे। कौन सी? WC बनर्जी बने थे। और पहले अध्यक्ष कब बने थे? ये 1885 में बने। और कहाँ का अधिवेशन था? तो मुंबई अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे। कहाँ के? मुंबई अधिवेशन में। अगर आपसे पूछे कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछाएगा कि कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। तो 1885 में किसने किया था? 1885 में एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना किया था। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट थी। कोलकाता अधिवेशन 1917 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी। अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तब बताएंगे आप लोग सरोजिनी नायडू। 1925 का ये अधिवेशन था, कानपुर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वेमेश चंद्र बनर्जी थे। 1885 में मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। किसने किया था? एओ ह्यूम ने किया था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो ना, तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कर और कमेंट करके बताइए क्लास आपको कैसा लग रहा है। और कुछ लोगों का कमेंट आता है, उसके लिए धन्यवाद उन लोग को। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग को वहाँ पे मिलेगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य का अध्ययन के लिए इसरो के अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो सूर्य के जो अध्ययन के लिए इसरो ने अंतरिक्ष मिशन किया है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम में ये पूछा गया है और पूछा भी जाएगा और पूछा भी जाता है। ठीक, तो ये आप लोग सीरियस होकर इसे याद रखेंगे। आदित्य 11 इसका नाम है, मिशन का नाम है। और इसे किस रॉकेट से भेजा गया? अगर रॉकेट का नाम पूछ ले तो इसको भेजा है PSLV, इसको भेजा है PSLV C57 से, C57 रॉकेट से आदित्य 11 मिशन को इसरो ने भेजा है। किस मिशन को भेजा है? आदित्य 11 मिशन को भेजा है इसरो ने। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसरो के बारे में, इसरो के कारनामा के बारे में कुछ देख लेते हैं। इसरो ने कुछ कांड किए हैं इन दिनों, तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार किसे मिला है इस बार, करंट अफेयर का प्रश्न है ये। अगर आपसे पूछे कि विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार इस बार किसे मिला है, तो इसरो को ही मिला है। किसे मिला है? इसरो को मिला है। और क्यों मिला है? तो ये इसके चंद्रयान 3 रॉकेट के लिए, ठीक, चंद्रयान 3 के लिए इसे मिला है। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी इसरो ने अपना 100वां मिशन किया है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसरो का जो 100वां मिशन है अभी कंप्लीट हुआ है। वो इसरो का 100वां मिशन क्या था, हमने इससे पहले भी आप लोग को बता चुका है कि इसरो का जो है 100वां मिशन है NVS-02 है। और इसको NVS-02 को पूछा जाएगा किस रॉकेट से इसरो ने भेजा है, तो इसको भेजा है इसको भेजा GSLV रॉकेट। किसे भेजा है? GSLV F-15 रॉकेट से, F-15 रॉकेट से इसे इसरो ने भेजा। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करेंगे कि इस सूर्य का अध्ययन के लिए सूर्य के होना चाहिए था। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो ने किस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो इसके लिए आदित्य 11 मिशन इसरो ने किया है। रॉकेट का नाम PSLV C57 है। और विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार इस बार किसे मिला है? करंट अफेयर का प्रश्न है, इसरो को मिला। और इसरो का 100वां मिशन जो है वो NVS-02 को, इसरो का जो 100वां मिशन है उसका नाम NVS-02 है। और रॉकेट क्या है इसमें? GSLV F-15। ये इसरो के नाविक के लिए इस रॉकेट को भेजा। नाविक क्या है? ये भारत का नेविगेशन सिस्टम है, इसके लिए भेजा है। अगर आपसे पूछे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे आ चुका, कई बार एग्जाम में पूछा गया, सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया? तो ये सूचना का अधिकार अधिनियम RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये आया था 2005 में। पूरा अगर आप लोग लिखना चाहें तो आप लोग लिखेंगे 12 अक्टूबर 2005 में आया। अगर आप 2005 ही याद रख पाते हैं तो भी ठीक है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में है?
सूचना का अधिकार अगर आपसे पूछ ले किस अनुच्छेद में, तो ये अनुच्छेद अगर पूछ ले तो ये अनुच्छेद नंबर 19 के ए में है। किस में है? अनुच्छेद नंबर 19 के ए में है सूचना का अधिकार। सॉरी, तो सूचना का अधिकार जो है अनुच्छेद नंबर 19 के ए में है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। और अगला बात है, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगर ये पूछे कि अनुच्छेद 19, ये पूछे अगर आपसे पूछे कि वहीं पे शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया, ये भी पूछा जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो ये भी बात एग्जाम में पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया, तो ये 2009 में आया था। कब? 2009 में आया था। अगला बात ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला बात क्या आपको ध्यान रखना है? हाँ, नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम के बारे में भी आप लोग को ध्यान रखना है। नागरिकता अधिनियम, ये भी बात एग्जाम में पूछा गया है कि नागरिकता अधिनियम कब आया था, तो 1955 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम अगर आपसे पूछे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये अधिनियम पूछ ले कि कब आया था, तो ये अधिनियम जो है 1972 में आया था। तो ये सभी बातें एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग को ध्यान रखना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये कब आया था? 12 अक्टूबर 2005 को। इसके तहत क्या करते हैं, व्यक्ति अपने सरकार से जान सकते हैं कि वो अपना प्रशासन किस तरह से कर रहे हैं, किस चीज़ को किस तरह से कर रहे हैं। ये नागरिकों के लिए था। तो सूचना का अधिकार नियम 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ। ठीक, सूचना का अधिकार ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 का। ये बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, बात कहीं पे आवागमन की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, ये सभी अनुच्छेद 19 में है। शिक्षा का अधिकार किस में है? तो 2009 में आया। और नागरिकता अधिनियम 1955 है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि ऑस्टियोपोरोसिस रोग का संबंध किससे है? किससे है भाई, किससे है? तो ये देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग जो है ना, ये साइंस का प्रश्न है और ये हड्डी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हड्डी से संबंधित है। ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हड्डी से संबंधित है। इसमें प्रभावित क्या होता है, इसमें क्या प्रभाव पड़ता है मानव शरीर में, क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें जो हड्डियां होती हैं, हड्डियां क्या हो जाती हैं, वो कमजोर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती, कमजोर और भंगुर हो जाती। भंगुर का मतलब क्या हो जाता है कि उसमें दम नहीं रह जाता, एकदम मतलब खराब हो जाती है हड्डियां, कमजोर और भंगुर हो जाती हैं। ठीक, अगर खाज पूछे, खाज रोग किसके वजह से होता है? खाज, जिसे एक्जिमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्जिमा रोग भी बोलते हैं खाज को, एक्जिमा रोग। तो ये क्या होता है, ये किससे संबंधित है? तो ये त्वचा को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? ये जो है त्वचा को प्रभावित करता है। ये एक बात और आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर अल्जाइमर रोग पूछे, अगर आपसे पूछे कि अल्जाइमर रोग किसे प्रभावित करता है, अल्जाइमर रोग किसे प्रभावित करता है, तो ये मस्तिष्क से संबंधित बीमारी, किसे? मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। अगर आपसे पूछे कि मेरास्मस नामक रोग किसको प्रभावित करता है, मेरास्मस नामक रोग ये किसे प्रभावित करता है? तो मेरास्मस नामक रोग ये बच्चों में होता है, बच्चों में होता है। और किसकी कमी से होता है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? बच्चों में प्रोटीन की कमी से होता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस रोग का संबंध किससे है? तो ये हड्डियों से है। हड्डियों को क्या कर देता है? ये कमजोर कर देता है और भंगुर कर देता है। भंगुर यानी कि उसमें दम नहीं रह जाता। ठीक, और खाज या फिर एक्जिमा रोग किससे प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है, त्वचा को प्रभावित करता है। और हमने बताया कि अल्जाइमर रोग एग्जाम में पूछा गया है, महत्वपूर्ण, ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मेरास्मस नामक रोग ये जो है बच्चों में होता है और प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल विक्टोरिया टर्मिनल भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये देखिए, विक्टोरिया टर्मिनल ये भारत के मुंबई शहर में स्थित है। जब बना था तो इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनल था, लेकिन अभी इसका नया नाम क्या हो गया है, अभी बताया जाएगा। ये मुंबई में स्थित है। और विश्व धरोहर इसे कब घोषित किया गया था? तो ये भी लपेट लीजिए रंगे हाथ। तो इसे 2004 में विश्व धरोहर बनाया गया, मुंबई में स्थित है। और इसका जो नया नाम हो चुका है, विक्टोरिया टर्मिनल पुराना नाम था, इसका नया नाम क्या हो चुका है? नया नाम जो है
उसका नाम हो गया छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो गया, ठीक, टर्मिनल। अभी छत्रपति शिवाजी का 19 फरवरी को क्या मनाया गया? 19 फरवरी को क्या मनाया गया? जन्मदिन मनाया गया, ठीक। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अजंता की गुफाएं अगर आपसे पूछे, अजंता की जो गुफाएं हैं, और आपसे पूछ ले कि ताजमहल, तो इसको विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो इसको 1983 में एग्जाम में ये पूछा गया। ये दोनों एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे वो क्या बोलते हैं, कौन सा सांची का स्तूप, अगर आपसे पूछे सांची का स्तूप, इसे विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया? तो इसे 1989 में शामिल किया गया था। कब? 1989 में। अगर आपसे पूछे खजुराहो को विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया था? खजुराहो जो है मंदिर को विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया था? ये भी एग्जाम में पूछा गया है, 1986 में से शामिल किया गया। अगर यहीं पे नालंदा पूछ ले, नालंदा को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया? तो 2006 में से शामिल किया गया, 2016 में से शामिल किया गया। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। हमारे पास कुछ विश्व विरासत स्थल कितना है? अभी हमने बताया 43 विश्व विरासत स्थल हैं हमारे पास वर्तमान समय में। यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर में स्थल जो टर्मिनल है वो भारत के किस शहर में स्थित है? तो मुंबई शहर में इसकी स्थित है। इसका नया नाम क्या हो चुका है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो चुका है। अजंता की गुफाएं की बात करें या फिर ताजमहल जो पूछे आगरा में है, ये 1983 में शामिल किया गया। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में, ये 1989 में शामिल किया गया। और खजुराहो मंदिर भी मध्य प्रदेश में 1986 में से शामिल किया गया, ठीक, 1986 में। और नालंदा कहाँ पे है? बिहार में। इसे 2016 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। 2024 में भारत रत्न से किसे मिला है भारत रत्न? तो देखिए इस बार तो भारत रत्न किसी को नहीं मिला, बट 2024 में मिला तो 5 लोगों को मिला। इसमें से कौन है? MS स्वामीनाथन है आपके, MS स्वामीनाथन है। उसके बाद दूसरे हैं आपके कर्पूरी ठाकुर हैं। MS स्वामीनाथन हो गया, कर्पूरी ठाकुर हैं। उसके बाद और भी लोग हैं, इसमें 5 लोग हैं टोटल। और स्वामी अगर चौधरी चरण सिंह हैं, कौन है? चौधरी चरण सिंह हैं। और आपके PV नरसिम्हा राव भी हैं। कौन है? PV नरसिम्हा राव भी हैं। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। PV नरसिम्हा राव। एक लोग और हैं आपके, कौन है वो है लाल कृष्ण आडवाणी। कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी है, ठीक। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि जो भारत रत्न है वो जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? भारत रत्न दिए जाने की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। अगर आपसे पूछे 1954 में, अब कब दिया जाता है? तो ये पूछे तो 26 जनवरी के दिन दिया जाता है। कब दिया जाता है? 26 जनवरी के दिन। कौन देता है? तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, ठीक। तो इतनी बातें आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। अगर आपसे पूछे कि 2024 में भारत रत्न किसे मिला, तो MS स्वामीनाथन को मिला और 5 लोगों को मिला। MS स्वामीनाथन हो गए, आपके कर्पूरी ठाकुर हो गए, चौधरी चरण सिंह हो गए, PV नरसिम्हा राव और लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है। और शुरुआत इसकी 1954 में हुई थी, तब 3 लोगों को मिली थी। आपके CV रमन को मिली थी और सरदार वल्लभ CV रमन को मिली थी और आपके सर्वपल्ली राधाकृष्ण को मिली थी और एक लोग को और मिली थी। राष्ट्रपति के द्वारा ये दिया जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? देखिए भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, एग्जाम में पूछा गया है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही लौह पुरुष भी कहा जाता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि लौह पुरुष का किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन्हें लौह पुरुष कहा था। सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो ये भारत की जो है बारदोली सत्याग्रह के दौरान वहाँ की बारदोली की महिलाओं ने दिया था। अगर आपसे पूछे कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, तो कश्मीर का अकबर किसने? जैनुल आबादीन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जैनुल आबादीन को कहा जाता है। ये बात जो है, ये बात एग्जाम में पूछी गई है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है। अगर आपसे पूछे भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है,
यहाँ पे नोट करेंगे जो जो चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में। भारत का जो है वो आइंस्टीन किसे कहा जाता है? अगर आपसे पूछे कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो भारत का जो आइंस्टीन है वो नागार्जुन को कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि भारत का जो है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भारत का जो शेक्सपियर है वो आपके कालिदास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारत का जो है, भारत का क्या बोलते हैं, नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को आप लोग जानते होंगे, वो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसे लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है, इसे संगीत प्रेमी भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए रिवीजन करते हैं कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया था। कश्मीर का अकबर जैनुल अबादीन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। और कालिदास को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि मार्स ऑर्बिटल मिशन MOM को ये इसरो ने जो मंगलयान किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो इसे प्रक्षेपित किया गया था 2023 में। कब? 2013 में। कब प्रक्षेपित किया गया था? 2013 में। और इसमें रॉकेट कौन सा था? रॉकेट का नाम भी आप लोग याद रखेंगे। इसे किस रॉकेट से भेजा गया था? तो इसमें PSLV C-25 रॉकेट से भेजा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रॉकेट का नाम भी एग्जाम में पूछा गया है। तो PSLV C-25 रॉकेट से इसे भेजा गया था। इसरो का ये मंगलयान था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि आदित्य 11 मिशन कब, आदित्य अभी बताया सूर्य के अवलोकन के लिए आदित्य 11 मिशन है, ये किस रॉकेट से भेजा गया? PSLV C-57। रॉकेट का नाम जरूर याद रखें क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि वहाँ पे एक्सपोसेट किस रॉकेट से भेजा गया, इसरो ने एक्सपोसेट रॉकेट किस रॉकेट से एक्सपोसेट मिशन किया? तो ये किया है PSLV C-58 रॉकेट से। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसरो ने अगर आपसे पूछे कि प्रोबा 3 मिशन ये किस रॉकेट से किया? तो ये प्रोबा 3 जो मिशन है इसरो का, ये किस रॉकेट से किया था? तो ये PSLV C-62 रॉकेट से, C-62। और एक स्पेडेक्स मिशन अभी इसरो ने किया है, स्पेडेक्स मिशन अगर आपसे पूछे इसरो ने किस रॉकेट से किया है स्पेडेक्स मिशन, तो इसे इसरो ने किया है PSLV C-60 मिशन, C-60 रॉकेट से। तो ये इतने रॉकेट के नाम आप लोग याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसरो के इतने सारे मिशन है, अभी हाल ही के मिशन है, करंट अफेयर के सारे प्रश्न है। मार्स ऑर्बिटल मिशन ये तो पुराना हो गया और एग्जाम में ये पूछा भी गया है रेलवे के, और ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, ये पुराना होने वाला प्रश्न नहीं है। तो ये मंगलयान किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया? तो 2013 में। PSLV C-25 रॉकेट से आदित्य 11 भी इसरो ने भेजा था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है आए दिन। तो ये PSLV C-57 रॉकेट से, एक्सपोसेट PSLV C-58 रॉकेट से, प्रोबा 3 मिशन यूरोपीय यूनियन का रॉकेट भेजा गया था, ये भेजा गया जो है PSLV C-62 से। और अगर आपसे पूछे कि स्पेडेक्स मिशन कब किया गया, PSLV C-60 से किया गया। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछे कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो सुंदरवन में पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन में। और सुंदरवन आप सभी जानते हैं भारत में कहाँ पे है, तो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल राज्य में यहाँ पे है सुंदरवन। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर आपसे पूछे कि सुंदरवन तो हो गया, अगर आपसे पूछे कि ये अक्सर कहाँ पे पाई जाती है, तो जो मैंग्रोव वन होते हैं ना वो दलदली भूमि में पाई जाती है। कहाँ पे? कहाँ पे पाई जाती है? दलदली क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पे? दलदली क्षेत्र में। या फिर आपसे पूछे कि जहाँ पे ज्वार भाटा आते हैं, ज्वार भाटा क्षेत्र में ये पाई जाती है। मिष्टी परियोजना के बारे में अगर आपसे पूछे, मिष्टी योजना ये कब शुरू की गई थी? मिष्टी योजना तो ये मैंग्रोव वनों के संरक्षण के लिए शुरू की गई थी। किसके लिए? मैंग्रोव वन के संरक्षण के लिए शुरू की गई थी। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे।
चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं। तो ये सुंदरवन में पाई जाती है मैंग्रोव वनस्पति। सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में है। दलदली क्षेत्र जहाँ होती है वहाँ पे पाई जाती हैं, और ज्वार बाटा जो क्षेत्र होता है वहाँ पे भी ये पाई जाती है मैंग्रोव वनस्पति। मिष्टी योजना का संबंध जो है ये मैंग्रोव वनों के लिए ही था। मिष्टी योजना मैंग्रोव वन के संरक्षण के लिए ही था। बायोस का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए ये कंप्यूटर का प्रश्न है। बायोस का पूर्ण रूप क्या है? तो ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है बायोस का पूर्ण रूप। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या फिर सिस्टम होता है, ठीक, बायोस, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और कुछ और फुल फॉर्म के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि DOS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग, क्योंकि फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका क्या फुल फॉर्म होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। अगर आपसे पूछे कि ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या फुल फॉर्म होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। अगर आपसे पूछे कि HTTP का फुल फॉर्म बता दीजिए, HTTP का फुल फॉर्म बता दीजिए, तो हमने बताया नहीं, URL का बताइए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, लेकिन URL का यहाँ पे URL का फुल फॉर्म बताइए। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है इसका। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये कुछ फुल फॉर्म है जो कंप्यूटर के क्षेत्र से हैं, आप लोग जरूर याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि बायोस का पूर्ण रूप क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका पूर्ण रूप है। और DOS का क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ISP का क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। URL का क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सभी पूछे गए हैं एग्जाम में, सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य ताप से कम हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हाइपोथैल्मिया। क्या कहते हैं? हाइपोथैल्मिया, ठीक। ये भी एक हाइपोथैल्मिया नहीं, हाइपोथर्मिया बोलते हैं यार, थर्मिया, ठीक, इसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया, ठीक, हाइपोथर्मिया बोलते हैं। अगर शरीर का जो तापमान अधिक हो जाए, सामान्य ताप से क्या हो जाए? अधिक हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं? सामान्य ताप से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हाइपरथर्मिया। क्या बोलते हैं इसको? हाइपरथर्मिया बोलते हैं। और इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग सामान्य भाषा में? क्या बोलते हैं? बुखार, फीवर बोलते हैं, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर का जो ताप होता है, मानव शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है, तो मानव शरीर का जो तापमान होता है, अगर डिग्री सेल्सियस में पूछे 37 डिग्री सेल्सियस, अगर फॉरेनहाइट में पूछेगा तो 98, ये फॉरेनहाइट में ज़्यादा पूछता है, 98.6 डिग्री, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट ये होता है। अगर केल्विन में पूछेगा, केल्विन में, तो ये बताएंगे 310 केल्विन होता है, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर आपसे पूछे किसी को निम्न ब्लड प्रेशर है, निम्न रक्तचाप है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं मेडिकल भाषा में? ये भी एग्जाम में पूछा गया। निम्न रक्तचाप को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हाइपोटेंशन। क्या इसको क्या बोलते हैं? निम्न रक्तचाप को हाइपोटेंशन बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि उच्च रक्तचाप है, जिसे अधिक ब्लड प्रेशर हो, अधिक रक्तचाप लिख लीजिए, जिसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, तो इसको क्या बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में? तो इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ये दोनों बातें भी आप लोग साथ में याद रखेंगे। जिसी तरह हाइपोथर्मिया है, हाइपरथर्मिया है, उसी तरह हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन है, ठीक। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य ताप से जब कम हो तो उसको कहते हैं, कम वाले को कहेंगे हाइपो मतलब कम, और थर्मिया मतलब होता है बुखार, हाइपोथर्मिया होता है उसका। और अधिक हो तब हाइपरथर्मिया होता है। क्या होता है? हाइपोथर्मिया, जिसे क्या बोलते हैं? हाइपरथर्मिया को बुखार कहते हैं। मनुष्य का सामान्य ताप कितना? 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फॉरेनहाइट या 310 केल्विन होता है। निम्न रक्तचाप कितना होता है?
क्या होता है, तो हाइपोटेंशन बोलते हैं, उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन बोलते हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कीमोथेरेपी का उपयोग किसके इलाज के लिए किया जाता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न था, साइंस का प्रश्न था, साइंस का प्रश्न था ये बातें। अगला प्रश्न भी साइंस का है, कह रहा है कीमोथेरेपी में किसके इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसमें कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस में किया जाता है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग भी किस में किया जाता है, कैंसर के उपचार में। या फिर अगर आपसे पूछे कि रेडान गैस का प्रयोग भी किस में करते हैं, रेडान गैस का प्रयोग भी किस में करते हैं, कैंसर के उपचार में। या फिर आपके एग्जाम में पूछ ले कि वहाँ पे गोल्ड 298 का प्रयोग किस में करते हैं, तो गोल्ड जो है 298 है ना, तो गोल्ड अगर आपसे पूछे कि 198 का प्रयोग किस में करते हैं, 198 का प्रयोग भी किस में करते हैं, तो ये सभी कैंसर के उपचार में ही करते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगला बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर बात करें कि रुधिर कैंसर किसे कहते हैं, रुधिर कैंसर किसे कहते हैं, तो रुधिर कैंसर को क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। और ये बात भी एग्जाम में पूछा गया है। ल्यूकेमिया में क्या होता है, इसमें WBC की अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है। WBC की संख्या में क्या हो जाती है, WBC की संख्या में क्या हो जाती है, अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है, जिसको क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं, या फिर इसे रक्त कैंसर भी बोलते हैं। ये बात हो गया। अगर आपसे पूछे कि कैंसर दिवस हम लोग कब मनाते हैं, कैंसर जो है दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 4 फरवरी के दिन। कब मनाते हैं, 4 फरवरी के दिन मनाते हैं कैंसर दिवस। और अगले बात आप लोग को ये याद रखना है कि जो है कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, कैंसर के अध्ययन को, तो ये भी बातें एग्जाम में पूछी गई है, तो ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं कैंसर का अध्ययन। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए, कीमोथेरेपी का उपयोग किसके इलाज में कहते हैं, तो कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग करते हैं। अगर आपसे कोबाल्ट 60 का उपयोग किसके इलाज में, कैंसर के। या फिर आपसे पूछे रेडान गैस का प्रयोग कैंसर के उपचार में, या फिर गोल्ड 198 का प्रयोग भी कैंसर के उपचार में करते हैं। कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और रुधिर कैंसर को क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं। WBC की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि जब होती है तो उसे कहते हैं रुधिर कैंसर, रक्त कैंसर। ग्रीन हाउस गैस क्या है, हमने बताया था। जल वाष्प क्या है, जल वाष्प भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। CO2 क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। N2O क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, जिसे CH4 बोलते हैं। उसके बाद मीथेन हो गया, और ये सभी क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। ओजोन भी क्या है, ओजोन गैस भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसका फार्मूला होता है O3। ये सभी क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत पाकिस्तान युद्ध का कोड नाम क्या था, तो इसको बोलते थे ऑपरेशन विजय। क्या बोलते थे, क्या बोलते थे इसको, ऑपरेशन विजय बोलते थे, ऑपरेशन विजय। इसको ही बोला जाता है कारगिल युद्ध। क्या बोला जाता है, कारगिल युद्ध इसे बोला जाता है। कब हुआ था कारगिल युद्ध, 1999 में, 1999 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। खूब मारे थे हम लोग, पाकिस्तान को खूब मारे थे, बेचारा माफ़ी मांग रहा था। ठीक, इसी तरह से कुछ और ऑपरेशन के बारे में है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। करंट अफेयर से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगर आपसे पूछे कि भारत ने ऑपरेशन सर्द हवा कब चलाता है, सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा के बारे में पूछे कहाँ चलाता है, तो ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे चलाता है। भारत जो है पाकिस्तान जो है पाकिस्तान बॉर्डर पे चलाता है। बॉर्डर पे पहरा देना ही क्या कहलाता है, जो BSF के जवान हैं, इसमें BSF के जवान जो है पाकिस्तान बॉर्डर पे रात्रि में ठंडी में क्या करते हैं, पहरा देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, ऑपरेशन सर्द हवा कहलाता है। ठीक, नहीं तो चोट्टा क्या करेंगे, जलिए काट ले जाएंगे सब लोग। जो बॉर्डर का जाली है, जो तार है, वही काट ले जाएंगे। अगर आपसे पूछे कि ऑपरेशन जो है डेविल हंट कहाँ पे, अभी हाल ही में शुरू हुआ 2025 में, ऑपरेशन डेविल हंट, करंट अफेयर का प्रश्न, ये कहाँ पे चला गया, तो ये बांग्लादेश में है। कहाँ पे, बांग्लादेश में। वहाँ पे प्रशासनिक उथल पुथल मचा हुआ है, तो वहाँ पे ऑपरेशन डेविल हंट है, चालू है, चलाया जा रहा है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ऑपरेशन
ऑपरेशन चक्र किसके द्वारा चलाया गया? ऑपरेशन चक्र तो ये चलाया गया CBI द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया? CBI द्वारा। करंट अफेयर का प्रश्न है। अगर आपसे पूछे कि ऑपरेशन अजय कहाँ पे चलाया गया? ऑपरेशन अजय तो ये चलाया गया इजराइल में। कहाँ पे? इजराइल में। ये इजराइल में चलाया गया। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। हमने क्या बताया? भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध का कोड नाम क्या था? तो इसका नाम था ऑपरेशन विजय, और इसे ही क्या कहते हैं? कारगिल युद्ध कहते हैं, जिसे 1999 में लड़ा गया। ऑपरेशन डेविल हंट कहाँ पे चला गया? बांग्लादेश में। करंट अफेयर का प्रश्न है। ऑपरेशन चक्र CBI द्वारा चलाया गया, और ऑपरेशन अजय जो है करंट अफेयर का प्रश्न है, इजराइल में चलाया गया। ऑपरेशन सरहद हवा करंट अफेयर का प्रश्न है, BSF के द्वारा चलाया गया। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? कि कुष्ठ रोग को और क्या कहा जाता है? तो देखिए, हमने पहले भी ये प्रश्न के बारे में आप लोग को बता चुका है कि कुष्ठ रोग, या फिर पूछ लें कुष्ठ रोग, आइए लिख लीजिए। इसे बोलते हैं हैंसन रोग। क्या बोलते हैं? हैंसन रोग बोलते हैं, या फिर इसे ही बोलते हैं कोढ़ रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोढ़ रोग बोलते हैं। ठीक, गांव वगैरह में इसे कोढ़ रोग बोलते हैं। अच्छा, कुष्ठ रोग के बारे में देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि ये कैसी बीमारी होती है, कुष्ठ रोग कैसी बीमारी होती है, तो ये एक संक्रामक बीमारी होती है। कैसी संक्रामक बीमारी? संक्रामक बीमारी का मतलब जो छुआछूत से फैलते हैं। अगर आपसे पूछे कि इसमें वायरस क्या होता है, इसमें वायरस कौन सा होता है, तो वायरस नहीं, इसमें बैक्टीरिया होता है यार। अगर आपसे पूछे कि इसमें जीवाणु कौन सा होता है, जीवाणु, तो वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से फैलता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से, और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोमैटिक से भी फैलता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोमैटिस से भी ये फैलता है। ठीक, तो दो इसमें वायरस, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से भी, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोमैटिस से भी ये फैलता है। प्रभावित किसे करता है? तो हैंसन रोग में जो प्रभावित क्या होता है? प्रभावित अंग कौन सा होता है? प्रभावित अंग के बारे में बात करें तो इसमें तंत्रिका तंत्र और त्वचा प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? इसमें तंत्रिका तंत्र एंड इसमें त्वचा प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र और त्वचा प्रभावित होता है। अगर हैंसन रोग दिवस हम लोग बताएं, दिवस कब मनाया 2025 में, तो ये इसका एक लोचा है। इसका दिवस हम लोग 26 जनवरी को मनाए। कब मनाए? 26 जनवरी को। क्यों 26 जनवरी को? क्योंकि जो है इसमें जो है इसका जो दिवस होता है वो जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाते। किस कब मनाते हैं? जनवरी माह के अंतिम रविवार को इसका जन्म जो है दिवस मनाया जाता है। सॉरी कुष्ठ रोग को और क्या कहा जाता है? इसे हैंसन रोग भी कहा जाता है, कोढ़ रोग भी कहा जाता है। प्रभावित अंग क्या होता है? तंत्रिका तंत्र और त्वचा इसमें प्रभावित होता है। और दिवस क्या होता है? 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है, अंतिम रविवार के दिन, जनवरी माह के अंतिम रविवार के दिन मनाया जाता है। संक्रामक बीमारी है, जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री और लेप्रोमैटिस से भी फैलता है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 93 स्थान है। इसमें कितना? 93 स्थान है। अगर कुछ और इंडेक्स में पूछें, अगर आपसे पूछे कि रूल ऑफ लॉ में भारत का स्थान क्या है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, तो इसमें स्थान है 79। अगर आपसे पूछे कि भारत का जो स्थान है एशिया पावर इंडेक्स में कितना है, एशिया, करंट अफेयर के प्रश्न है सारे, एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा है। अगर आपसे पूछे कि ह्यूमन डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत का मानव विकास सूचकांक लिख लीजिए इंग्लिश हिंदी में, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 134 स्थान है इसमें। इस बार कितना है? 134वें स्थान पे है भारत। अगर आपसे पूछे कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? तो इसमें 159 इसमें स्थान है। तो ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हमने क्या बताया? भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 93 नंबर पे है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत इस बार 159वें नंबर पे है। रूल ऑफ लॉ में 79 नंबर पे है। और एशिया पावर इंडेक्स में तीसरे नंबर पे है।
मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान जो है इस बार 134वें स्थान पे है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्लास आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।